हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक शब्द से है, हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से। जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल। हिस्टोरिया जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है और अर्थ इसका क्या है? जांच पड़ताल। अर्थात यानी जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना, जानकारियाँ या ज्ञान प्राप्त हो, वो इतिहास कहलाता है। इतिहास जो है इसकी एक डेफिनेशन है, अतीत में जो क्रमानुसार घटित घटनाएं उनका क्रमबद्ध जो है अंतर्गुथित होता है इतिहास। और यह है जो है वर्तमान और भविष्य की घटनाएं, विचार अतीत से ही प्रभावित होती हैं। और जो ये है इतिहास है वो परिवर्तन के साथ, जैसे अतीत में क्या है कि रीति रिवाज के विकास, आस्थाएं, विचार, ये सब अंतर्गुथित तो होता है इतिहास, लेकिन उन समय परिवर्तन, समय समय पे परिवर्तन हो ही रहा है और उसमें परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता भी है। वही अतीत का अध्ययन हम केवल कब कर सकते हैं? जब हमारे पास उससे संबंधित आंकड़े या जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो। तो इतिहास को जो जानने के लिए है, हमारे पास उससे संबंधित जो आंकड़े या जानकारियाँ उपलब्ध है वो स्रोत के तौर पे हैं। जो स्रोत वो दो प्रकार से स्रोत हैं, वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, और यात्रा वृत्तांत भी एक है। तो हम पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, जब अशोक के बारे में हम तो कुछ जानते नहीं, लेकिन अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे पुराना अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है जो अशोक के। तो अशोक के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख से ही मिल रही। फिर इसके बाद अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहन जोदड़ो, ये सारे जगह जब खुदाई हुआ तो वहाँ विशेष प्रकार से अवशेष मिले और स्मारक वगैरह आप देखे होंगे, स्मारक। तो और मुद्राएं, बहुत से शासक हैं, राजा हैं जो अपने नाम के सिक्के, मुद्राएं चलवाए, कोई तांबे का, कोई सोने का। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इतिहास जानने के स्रोत हैं पुरातात्विक। कोई साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत विभिन्न पुस्तकें हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है अतीत के बारे में। जैसे विभिन्न वेद, वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। और उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो ये सारे जो हैं साहित्यिक। यात्रा वृत्तांत हमें बहुत से फॉरेनर लोग और बाहर से आए लोग, जैसे मेगास्थनीज वगैरह हो गया, हिकेटियस वगैरह, ये सारे लोग जो जिसने भारत में आके व्यापार वगैरह स्टार्ट किए, और उनके वजह से भी पता चल रहा है कि पहले व्यापार कैसे होता था, इन सब की जानकारी मिलती है। जैसे मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में जो है भारत के बारे में लिखा। तो ये रही एक इतिहास की बेसिक जानकारी। अब हम पहले चैप्टर पे जा रहे हैं, हम तो रिवीजन कर रहे थे। अब जो पहला चैप्टर है वो है इतिहास का 6th क्लास की एनसीईआरटी। उसमें है जो लेसन फर्स्ट में क्या है, कब, क्या और कैसे। तो हम ये तीन के बारे में बात करें। अतीत, तो ये क्लास 6 में एक रसीदा नाम की लड़की है, वो अखबार में एक सुर्खी रही। वो सुर्खी में लिखा था कि कुछ बहुत सालों पहले। तो हम ये बात को कैसे जान सकते कि बहुत साल पहले क्या हुआ था? हम एक दिन पहले की बात जान सकते, एक महीने की पहले की, या एक साल। यदि एक साल की बात की हमें जानकारी यदि लेना है तो हमें उस व्यक्ति से बात करना पड़ेगा जो जो उस बारे में उस समय का उसको नॉलेज हो या स्मृति हो, तो हम उससे बात कर सकते हैं। हम कल की जानकारी अखबार, रेडियो, टीवी चैनल पे हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन सोचा जाए कि बहुत पहले क्या हुआ था, तो हम इस बात की जानकारी कैसे लगा सकते हैं? तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें कैसे जान सकते हैं? जैसे बताया हमने, अतीत के बारे में जानना है तो हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत को लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सीधा लिखा गया, अतीत का अध्ययन हम केवल तभी कर सकते हैं जब उससे संबंधित हमारे पास आंकड़े हो। तो रसीदा नाम की लड़की पूछती है यही कि हम क्या जान सकते हैं?
तो उसमें क्या है कि हम टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम जो है अतीत में जो भी है वो हम उसको पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह कैसे जाना जा सकता है अतीत के बारे में? तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब इससे संबंधित हम कुछ आंकड़े, अब हम अतीत के बारे में जानना है तो हमें 2 पर वो करना पड़ेगा, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और तो हमने हिस्टोरिया के बारे में, हिस्ट्री के सब बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं? अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं? तो बिल्कुल जान सकते हैं, इसका भी आंसर मिलेगा। और यहाँ ये भी देख लीजिए, लोग क्या खाते थे, हमें इसकी भी जानकारी मिल जाएगा कि हाँ भाई ये लोग तो जड़, फल फूल वगैरह तो खाते थे। क्या पहनते थे, इसकी भी जानकारी हमें मिल जाएगा अतीत से। और कहाँ रहते थे, ये भी पता चल जाएगा। कैसे कपड़े पहनते थे, इसकी भी जानकारी मिलती है। और जो बच्चे हैं वो कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन से गीत गाते थे, कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ते थे, सीखते थे, सुनते थे। और वहीं जो है संगीत और कौन से नाटक पसंद है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है हमें अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है हम आगे करेंगे। और जो हमें किस किस की जानकारी हम ये अतीत के उसमें से जान सकते हैं, अखेटक, अखेटक यानी शिकार करना, अखेटक यानी शिकार करना। और ये अतीत में जो एक अखेटक का प्रचलन प्रचलन भी था, वही पशुपाल का। अब पशुपाल को कैसे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो पशु गाय, बैल, बकरी, सबसे पहले जो है इनको पालना प्रारंभ किया गया था, यही गाय बैल बकरी, इसलिए उनको क्या पशुपालक, मतलब ये पालते भी थे, एक अच्छे कृषक भी। और पुरोहित वर्गों की जानकारी मिलती है, कलाकार, शिल्पकार जो मूर्ति कला, और ये संगीतकार। अब वैज्ञानिकों की जीवनी या उनकी जानकारियाँ हम ये अतीत के उसमें से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और आपने ये तो पढ़ लिया, अब हमें इसकी जो है लोग कहाँ रहते थे, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो लोग कहाँ रह रहे थे, लोग जो है सबसे पहले जो है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी, अब पूछे नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक कहाँ पड़ा, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, और क्या है एमपी में। तो नर्मदा नदी के तट पर कई हजार वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले वहाँ लोग पहले से रह रहे थे, नर्मदा नदी के तट पर। और वो लोग क्या है कि वो जंगल में जो भी विशाल संपदा रही उससे वो परिचित थे। और वो जंगलों में जो भी विभिन्न उत्पाद होते थे उन पर वो निर्भर रहते थे, क्योंकि उनका भोजन भी वहीं से बनना था। और वो विशाल संपदा से परिचित थे और नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। तो हम इसकी जानकारी आगे पढ़ रहे हैं। हमें क्या की जानकारी तो मिल गया, अब हम पता कर लेते लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले उनका जो है नर्मदा नदी के तट पर। लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। और वो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती हुई है अनूपपुर जिला, और अनूपपुर जिला जो है मध्य प्रदेश में। तो ये नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ लोग पहले से रह रहे थे। ये नहीं है कि मतलब नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे, जब नर्मदा नदी के तट ही जाने तो रहने लगे, नहीं, इसके पहले से ही वो रह रहे थे। और जो है लोग वहाँ रहते थे, और लोग जो है वो बहुत कुशल संग्राहक ही थे। कुशल संग्राहक यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों का संग्रह करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, कुशल संग्राहक थे। और वो जानवरों को अखेट भी करते थे, जानवरों को अखेट, अखेट का मतलब होता है शिकार।
अखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। मतलब लोग वहाँ नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे और कई लाख वर्ष पूर्व भी रह रहे थे। और वो है जो है जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे। किस पर निर्भर रहते थे? जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे। और जो भी में जंगल में विशाल संपदा थी, उस चीज़ से वो परिचित थे। जैसे जड़ी बूटी वगैरह औषधियों के बारे में उन्हें उन्हें जानकारी रही। और जो लोगों का जो भोजन था अतीत के टाइम पे, वो है जड़, फल और कंदमूल वगैरह, ये उनका भोजन था। और विशाल संपदा से परिचित थे। अब इसको हम कैसे समझ लेते? अतीत के टाइम पे हर एक गांव में एक वैद्य रहता था। कई वैद्य रह रहते हैं जिससे जो औषधि के बारे में जानता तो वैद्य। तो जब भी उन्हें इलाज या किसी चीज़ का इलाज करवाना है या कुछ हो जाता है, तो वो सीधे वैद्य के पास ही जाते थे, क्योंकि पहले अस्पताल वगैरह तो होते नहीं थे। हर एक गांव में वैद्य वगैरह ही रहते थे। तो विशाल संपदा से परिचित भी थे इसे। और वो जो विशाल संपदा से परिचित थे, तो वो चीज़ों को इकट्ठा मतलब संग्रह भी करते थे। क्योंकि इसमें सीधे है कि ये जो लोग हैं कुशल संग्राहक थे। और उन्हें चीज़ों को इकट्ठा करना, और जो विशाल संपदा से परिचित थे, तो जड़ी बूटी वगैरह औषधियों के बारे में उन्हें पता था, तो वैद्य जी ठीक कर देते थे। वहीं क्या की जानकारी हम पा गए, कहाँ रहते थे इसकी भी जानकारी। तो ये जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है सबसे पहले उनकी वो मिली कि नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ लोग रहते थे पहले से। और वो जो है जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे। और वो है विशाल संपदा से परिचित। जो भी जंगल में विशाल संपदा थी उससे वो परिचित भी रहते थे। जड़ी बूटी औषधियों के बारे में उन्हें पता था। और वही जो भोजन है उनका, जो है जड़, फल, फूल वगैरह जो है, वो उनका भोजन ही होता था। और वो जानवरों को अखेट करने का एक प्रचलन भी था, क्योंकि पुराने टाइम पे ये सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ही वो था। तो जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे, और वो कुशल संग्राहक भी चीज़ों को इकट्ठा करे। और वे एक कृषक ये कृषक, पशुपालक, ये सब यही। और क्या है कि ऐसे जो अब हम पढ़ेंगे सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में जो है सबसे पहले 8,000 वर्ष पूर्व पहले स्त्री और पुरुषों ने क्या उपजाना प्रारंभ किया था? गेहूं और जौ को उपजाना प्रारंभ किया। और वहीं फिर इसके बाद हम वही पढ़ेंगे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है सबसे पहले, और मध्य भारत के उत्तर में जो है कोल्डिया, वो एक चावल का उपजाना सबसे प्रारंभ हुआ। तो कृषि का विकास भी, ये सारे स्थानों को हम देखते हैं आगे। तो ये बन जाएगा, या फिर एक बार और समझा देते हैं। हमें यहाँ पे पढ़ना है कि लिखा है लोग कहाँ रहते थे, हमें इसका आंसर जानना है। तो लोग कहाँ रहते थे? सबसे जो प्रथम उनका जो अवशेष वगैरह जो मिला, जो जानकारी मिली अतीत से, इसमें यही में मिला कि नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। कई लाख वर्ष पूर्व ही यहाँ लोग रहते थे। ये हमें जानकारी मिली कहाँ रहते थे। जो नर्मदा नदी वो कहाँ है? अमरकंटक से निकल रही। और जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और वहीं क्या खाते थे वो लोग, उनका भोजन क्या था? तो जड़, फल, फूल, कंदमूल वगैरह। और वो भाई खाने के लिए तो ये चाहिए। और ये जानवरों का खेत भी करते थे, और आपने तो पढ़ा ही होगा। और ये कुशल संग्राहक भी थे, चीज़ों को इकट्ठा करना जानते थे वो लोग। और एक कृषक भी, तब ना कृषि का विकास होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और ये मध्य भारत में तो चावल की खेती हो रही मध्य भारत। वही ये लोग विशाल संपदा से भी परिचित थे। जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वैद्य जी के बारे में तो हमने बोल ही दिया कहानी। और वही जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे। उनका जीवन यापन जो है जंगलों के उत्पादन पर ही निर्भर होता था। तो ये तो बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं क्या? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, जो सबसे पहले यहीं 8,000 वर्ष पूर्व, कब? 8,000 वर्ष पूर्व
सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उपजाना प्रारंभ किया? गेहूं और जौ। तो सब पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन कि सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में जो है सबसे पहले एक वहाँ एक मेहरगढ़ स्थल है जहाँ उन्होंने गेहूं और जौ को सबसे पहले उपजाना प्रारंभ किया। और जो पशुपालक भी इन्हें कहते थे। अब क्यों कहते थे पशुपालक? क्योंकि इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को अपना पालतू बनाना प्रारंभ किया। और वहीं उत्तर पूर्व में जो है गारो, जो असम में है, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पर्वत पहाड़ी हैं जो कहाँ है? ये असम में। तो ये गारो पहाड़ियों जो कहाँ है? असम है, गारो पहाड़ियाँ। और वो है भारत के मध्य भारत यानी एमपी। तो एमपी का जो है उत्तरी वाला मतलब विंध्य पर्वत जो है उसके उत्तर में ही सबसे पहले क्या चावल को उपजाना प्रारंभ किया। और वो जो विंध्य पर्वत के उत्तर में है वो कौन सा जगह क्या है? कोल्डिया जगह में। और कृषि का विकास जो है होता है। और कृषि का विकास हुआ। और फिर जो है चावल का जो स्टार्टिंग है जो उपजाना प्रारंभ किए वो है कोल्डिया जगह जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब जो है ये है किरतर। अब ये किरतर सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ? पाक और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है। फिर इसके बाद जो है सहायक नदियाँ जो हम सिंधु नदी ये बह रही और जो सिंधु नदी यहाँ गिर रही। तो जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी हैं, तो कौन कौन सी जो है सहायक नदी हैं? वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये 5 जो नदी हैं ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी। अब सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी क्या है? एक छोटी सी नदी जब एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे ये है बड़ी नदी और ये है छोटी नदी जा रही है और ये मिल रहे हैं, मतलब ये है जो है ये सहायक नदी हैं। और ये अपना सिंधु है और ये अपना मान लेते हैं ये सहायक नदी। तो एक छोटी नदी जब बड़ी नदी से मिल जाती है तो जो मिल ये है ये कौन ये क्या है? सहायक नदी है। तो ये समझ में आ गया। अब पार्ट ये बना, पार्ट 2 हम कल वो करेंगे। इसलिए अब ये है मेरा फ्री एजुकेशन चैनल आर के। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। और जिसमें बिजी हो जाता थोड़े, लेकिन अब समय पूरा रहेगा कि ऑल टू ऑल सब्जेक्ट लगे, चाहे के चाहे सब्जेक्ट लगे। और लाइव क्लासेस चलेगी बहुत जल्दी, अभी स्टार्टअप है। थैंक यू।